नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का एक ऐसा टॉपिक जो हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो देखो, लास्ट वीडियो के अंदर अपने क्या डिस्कस किया था, ध्वनि को डिस्कस किया था। और ध्वनि के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया था, ध्वनि की तीव्रता तक आपने पढ़ लिया था। अब उससे आगे की जो क्लास बातें जो है वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर वो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख लीजिए और उसके प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। और उससे आगे जो है उसी चीज़ को रिलेट करते करते हुए अपन इस क्लास के अंदर ध्वनि को अपन फिनिश कर देंगे। ठीक है। और जितने भी अपने साथी हैं उन साथियों के साथ में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये है। तो देखो, उसके अंदर अपन पढ़ लेते हैं ध्वनि की निर्भरता। देखो, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ी थी भाई, ध्वनि की चाल पढ़ी थी, है ना। पिछले वीडियो के अंदर चाल पढ़ी थी, चाल, ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल जो है वो अपने क्या दिखी थी, सर्वाधिक देखी थी ठोस के अंदर। ठीक है, ठोस के अंदर। और उसके बाद में अपने क्या दिखी थी, ठोस में भी एल्यूमिनियम में देखी थी, ठोस में भी एल्यूमिनियम में देखी थी। तो ठोस में भी एल्यूमिनियम, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। ठीक है। सर्वाधिक किसमें देखी थी, ठोस। और ठोस में भी अपन ने देखी थी किसमें, किसमें देखी थी, एल्यूमिनियम में। ठीक है। और उसी का अब क्रम देख लेते हैं अपन। सर्वाधिक किस में होती है भाई, ठोस में होती है। ध्वनि की चाल किस में होती है, सर्वाधिक ठोस में। उससे कम किस में होती है, द्रव में होती है। और उससे कम किस में होती है, गैस में होती है। तो ये क्रम और आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ध्वनि की चाल का क्रम। और जो ध्वनि की जो चाल जो है वो पूरी बातें अपन उसके अंदर अपन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं ध्वनि की निर्भरता। ध्वनि की निर्भरता, ध्वनि की निर्भरता। तो इस ध्वनि की निर्भरता के अंदर जो पहली चीज है वो क्या है, ताप, टेम्परेचर। तो देखो, टेम्परेचर पर ध्वनि कैसे निर्भर करती है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। ठीक है। तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है भाई, चाल भी बढ़ जाती है। ठीक है, ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है तापमान बढ़ाने पर। अब कितना तापमान बढ़ाने पर कितनी चाल है वो बढ़ती है। ठीक है। तो यानी कि 0 पॉइंट, अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान बढ़ाता हूँ, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाता हूँ तो ध्वनि की जो चाल है वो कितनी बढ़ जाती है, 0.61 प्रति सेकंड जो है वो चाल बढ़ जाती है। ऐसे ही तापमान बढ़ाता बढ़ाता अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ तो ध्वनि की चाल जो है वो कितनी हो जाती है, ये हो जाती है आपकी 61, जो अपन ने पढ़ भी लिया है, 61 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हो जाती है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ आर्द्रता, आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ेगी वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। तो ऐसे आपने सुना होगा कि सर्दियों के मौसम में ध्वनि है वो काफ़ी दूर तक सुनाई दे देती है। उसका कारण यही ही है कि सर्दियों के मौसम के अंदर सर्दियों के मौसम के अंदर वातावरण के अंदर आर्द्रता ज़्यादा होती है। और जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी ध्वनि की चाल वो उतनी ही ज़्यादा दूर तक सुनाई देगी। ठीक है, यानी गति करती है ध्वनि। तो आर्द्रता बढ़ाने पर क्या होती है भाई, चाल, ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। ठीक है, आर्द्रता बढ़ाने पर, आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, चाल भी बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, यानी कि एक चीज आती है, तीसरा फैक्टर आता है आपका दाब, दाब। देखो, दाब के ऊपर है कैसे कैसे ध्वनि निर्भर करती है या नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, इसके पीछे अपन ऑफलाइन क्लास के अंदर एक बहुत बड़ी कहानी पढ़ते हैं। वो कहानी तो यहाँ पे अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो है वो लंबा आपका चला जाएगा। ठीक है। तो देखो, दाब जो है, चाहे कितना भी दाब बढ़ा दो, कितना भी दाब बढ़ा दो, ध्वनि की चाल के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर, ध्वनि की चाल पर, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ है, ये तो थी ध्वनि की निर्भरता। इसके बाद में जैसे अपन बात कर लेते हैं ध्वनि की निर्भरता के बाद में एक छोटी सी सब हेडिंग आती है यहाँ पे, प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि यानी कि इको साउंड। प्रतिध्वनि तो बोले इको साउंड। तो प्रतिध्वनि किसे कहते हैं भाई? एक ही ध्वनि का किसी अवरोधक से टकराकर वापस सुनाई देना ही क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक है, एक ही ध्वनि का किसी अवरोधक से टकराकर वापस सुनाई देना क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक है, एक ही ध्वनि का अवरोधक से टकराकर दोबारा सुनाई देना, क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक है, देखो यहां से एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि यानी कि जो ध्वनि का जो प्रभाव है, ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर कितने? 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव कानों पर कितनी देर तक रहता है? 1/10 सेकंड। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं प्रकाश का प्रभाव किस पे? आंखों पर। प्रकाश का प्रभाव किस पे पड़ेगा? आंखों पर। ये कितनी देर तक रहता है? ये 1/16 सेकंड तक रहता है। 1/16 सेकंड तक रहता है। ठीक है, 1/16 सेकंड तक रहता है। ये चीज़ें भी आपको नोट कर लेनी है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, एक चीज़ आती है यानी कि प्रतिध्वनि के जो उदाहरण है, इनसे संबंधित ही एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रतिध्वनि के कारण ही प्रतिध्वनि 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 के कारण ही प्रतिध्वनि के कारण ही हमें बादलों की जो आवाज़ है, वो हमें देर तक सुनाई दे रहती है। किसके कारण ही? प्रतिध्वनि के कारण ही। ठीक है, और किसी ध्वनि की प्रतिध्वनि को अगर आपको स्पष्ट रूप से सुनना है तो ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में कम से कम या वो जो समय गैप है, टाइम का गैप जो है वो कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए। कितने सेकंड का? 0.1 सेकंड का। तो देखो इसी चीज़ को आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि ध्वनि का जो प्रभाव है वो हमारे कानों पर कितनी देर तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। तो 1/10 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 0.1 सेकंड तक रहता है। तो अगर मान लो ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर 0.1 सेकंड तक रहता है, अब किसी भी ध्वनि की प्रतिध्वनि को अगर आपको स्पष्ट सुनना है तो क्या करना पड़ेगा? स्पष्ट सुनने के लिए अधिकतम जो गैप है वो कितना होना चाहिए? ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए। तो अगर 0.1 सेकंड का अगर गैप होगा तो किसी भी ध्वनि की प्रतिध्वनि आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। और प्रतिध्वनि के कारण ही बादलों की गर्जना है वो देर तक सुनाई देती है। बादलों की गर्जना देर तक सुनाई देती है। ठीक है, ये इसका उदाहरण है जो एग्जामिनर है वो बार बार आपको पूछता है। और इसी प्रतिध्वनि से बचने के लिए ही
बचने के लिए ही। अब आपने कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे तो देखा होगा कि लगभग लगभग जो सिनेमा हॉल हैं या फिर जो सभागार है, वो आपको गोलाकार आकृति में बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिध्वनि टकरा कर वो आपको स्पष्ट सुनाई दे या फिर प्रतिध्वनि उत्पन्न ही न हो। ठीक है। सिनेमाघर, सिनेमाघर व सभागार, सभागार गोल बनाए जाते हैं, कोने में से गोल बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे दीवार के ऊपर, दीवार पर खुरदरा पेंट किया जाता है। खुरदरा पेंट वो इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रतिध्वनि से बचने के लिए। ठीक है। दीवार के ऊपर खुरदरा पेंट कर दिया जाता है। इसके अलावा घरों के अंदर अपन पर्दे बिछाते हैं, कालीन बिछाते हैं। वो किसी के लिए, वो कोई भी आवाज़ वो टकरा कर दोबारा सुनाई न दे, यानी कि ध्वनि की प्रतिध्वनि से बचने के लिए। ठीक है। घरों में, घरों में पर्दे व कालीन, पर्दे व कालीन बिछाई जाती है। ठीक है। ये किसके कारण? प्रतिध्वनि के कारण ही, यानी कि या तो इसको उदाहरण समझ लो या फिर उसी के कारण ही ऐसा किया जाता है, जो एग्जामिनर ये बातें पूछता है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, यानी कि किसी भी ध्वनि और प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी जो है वो कितनी होती है? कम से कम कितनी होनी चाहिए भाई? 17.2। ठीक है। 17.1 कई जगह 17.1 मिलती है, कई बार 17.2 मीटर मिलती है। ठीक है। देखो जैसे अपन एक चीज़ पढ़ के आते हैं, जैसे अपने दर्पण और लेंस के अंदर जैसे आप पढ़ते हैं कि आँख आँख से कितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट होनी चाहिए कि उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे, या फिर कोई भी वस्तु को स्पष्ट रूप से पढ़ने के लिए, देखने के लिए आँखों से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे ही किसी ध्वनि की प्रतिध्वनि को अगर आपको स्पष्ट सुनना हो तो दोनों के बीच में कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी 17.2 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। ये बात भी आपको याद रख लेनी है। और 0.1 सेकंड जो है वो भी मैंने आपको बता दी, 0.1 सेकंड। ठीक है। यानी कि किसी भी ध्वनि की प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए अधिकतम 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। ठीक है। 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है। ये बातें थी किसकी? प्रतिध्वनि। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो है वो एक बार ये चीज़ नोट कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो हेडिंग है वो पढ़ लेते हैं अपन। नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाती है आपकी अनुनाद। छोटी सी हेडिंग आती है अनुनाद, रेजोनेंस जिसको बोलते हैं, अनुनाद। और अनुनाद के बाद में बस एक लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे, डॉपलर प्रभाव, और अपनी ध्वनि है वो फिनिश हो जाएगी। अनुनाद। तो देखो अनुनाद किसे कहते हैं? देखो जब चलित व चालक की आवृत्ति एक समान हो जाए तो ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है? वो अधिकतम होता है। ठीक है। अधिकतम होता है। और इसी के कारण ही आर्मी के जवान जो है उनको उनको पुल के ऊपर परेड नहीं करने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस स्थिति के अंदर चलित व चालक की आवृत्ति है वो एक समान हो जाती है, और एक समान होने के कारण ही ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो सर्वाधिक होता है, और पुल के टूटने की संभावना रहती है। ठीक है। तो उसमें कौन सा प्रभाव काम करता है? उसमें रेजोनेंस यानी कि अनुनाद प्रभाव काम करता है। ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं? जब चलित व चालक, जब चलित व चालक की आवृत्ति, जब चलित व चालक की आवृत्ति एक समान हो जाए, एक समान हो जाए तो एक समान हो जाए तो ऊर्जा ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है भाई? सर्वाधिक होता है।
ऊर्जा का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसीलिए अनुनाद के कारण ही आर्मी के जवानों को पुल पर परेड नहीं करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, अनुनाद के कारण ही। नंबर 1, आर्मी के जवानों को पुल पर परेड नहीं करने की सलाह दी जाती है। किसके कारण? अनुनाद की घटना के कारण ही। दूसरी चीज आपने देखा होगा, जितने भी वाद्य यंत्र जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो खोखले बनाए जाते हैं। किसके कारण? अनुनाद की घटना के कारण ही। ठीक है, वाद्य यंत्र खोखले बनाए जाते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र खोखले बनाए जाते हैं। इसके बाद में एक चीज और देखी होगी आपने, किसी पानी की मटकी को डुबोकर अगर भरा जाता है तो उसके अंदर एक आवाज निकलती है। वो आवाज किसके कारण निकलती है? वो अनुनाद के कारण ही निकलती है। ठीक है, पानी की मटकी मटकी को डुबोकर डुबोकर पानी की मटकी को डुबोकर भरा पानी की मटकी को डुबोकर भरा जाता है तो आवाज का आना आवाज का आना किसके कारण है? वो अनुनाद के कारण ही आती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे एक चीज आती है, एक आती है आपकी डॉपलर प्रभाव। तो इसके बाद में अपन डॉपलर प्रभाव पढ़ लेते हैं। डॉपलर प्रभाव लास्ट टॉपिक है इस डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं भाई, बताओ? डॉपलर प्रभाव, देखो डॉपलर प्रभाव जो है, जब कोई भी स्रोत या श्रोता जो है वो अगर गतिशील अवस्था में होता है, तो गतिशील अवस्था में होता है तो उसकी आवृत्ति है वो लगातार परिवर्तित होती सुनाई देती है, हमें लगातार परिवर्तित होती दिखाई देती है या सुनाई देती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। और डॉपलर प्रभाव के कारण ही जो यातायात पुलिस वाले जो हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं, वो वाहनों का चालान करते हैं डॉपलर प्रभाव के कारण ही। ठीक है, यातायात पुलिस वाले, इसका एग्जाम्पल है वो, जो वही पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, यातायात यातायात पुलिस वाले वाहनों का चालान यातायात पुलिस वाले वाहनों का चालान करते हैं। इसके कारण डॉपलर प्रभाव के आधार पर ही। ठीक है, इसके बाद में जैसे ग्रह और उपग्रह जो है, ग्रह उपग्रह ग्रह उपग्रह उपग्रह की गति ज्ञात करना किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव के द्वारा ही। ये इसके उदाहरण है भाई, एग्जाम्पल है इसके, जो एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए उदाहरण है। तो ये जो एग्जाम्पल है, जो पहला वाला जो एग्जाम्पल है, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूछा हुआ है। ठीक, उसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ डॉपलर प्रभाव ये देखो कब दिया गया था, ये लगभग लगभग बात है, ये 1842 की बात है। ठीक है, 1842 के समथिंग की बात है जब ये डॉपलर प्रभाव दिया गया था। ठीक है, और इसके अंदर क्या बताया गया, या तो कोई स्रोत या श्रोता जो है वो अगर गतिशील अवस्था में होता है तो उसकी आवृत्ति है वो लगातार हमें परिवर्तित होती हुई या बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण और है कि जब आप किसी रेल की पटरियों के किनारे, ठीक है, रेल पटरियों के किनारे रेल की आवाज़
रेल की आवाज़ है या ट्रेन की जो आवाज़ है वो पटरियों के किनारे अगर दूर से जब आती है तो जैसे जैसे अपने पास आती है वैसे वैसे हमें अधिक अधिक सुनाई देती है, और वो जैसे जैसे दूर जाती जाती रहती है वैसे वैसे अपन को कम और मोटी सुनाई देने लग जाती है। ठीक है, वो भी किसके कारण है? डॉपलर प्रभाव के कारण ही होती है। ठीक है, ये था अपना ध्वनि से संबंधित बातें। अब यहाँ से तीन चीज़ें आती है। एक तो आता है आपका लाउड स्पीकर, ठीक है, लाउड स्पीकर। और एक आता है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। और एक चीज आती है आपकी एम्पलीफायर। एक चीज आती है आपकी एम्पलीफायर। पूरा लिख देता हूं, एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर। तो देखो, लाउड स्पीकर क्या करता है भाई? लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर सबको पता है कि जानते भी हैं लाउड स्पीकर क्या करता है। माइक्रोफोन जो है वो क्या करता है ये भी सबको पता है। ठीक है, तो लाउड स्पीकर क्या करता है भाई? यह है ध्वनि, सॉरी, विद्युत ऊर्जा को, यह क्या करता है भाई? विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है। ध्वनि में बदलता है कौन? लाउड स्पीकर। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या करता है भाई? यह क्या करता है? यह ध्वनि को यह ध्वनि को विद्युत में बदलता है। विद्युत में बदलता है। ठीक है, जब आप किसी ईयरफोन लगा के किसी व्यक्ति से बात करते हो तो जो भी आप बोलते हो तो उस ईयरफोन के अंदर क्या होता है? माइक्रोफोन होता है, और वो माइक्रोफोन क्या करता है? आपकी जो ध्वनि ऊर्जा है उस ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेतों के रूप में बदल देता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन का कार्य ये होता है। इसके बाद में एक चीज आती है एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या करता है भाई? यह क्या करता है? संकेतों को या तो बढ़ाता है या घटाता है। यह संकेतों को या तो बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, यह संकेतों को बढ़ाता बढ़ाता या घटाता है। बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, ये एम्पलीफायर का काम है। तो ये तीन छोटी छोटी एडिंग है, ये भी एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, जनरल साइंस में भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक का जो मामला था, ये जो मोटा मोटा जो है वो आपका ध्वनि वाला मामला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने ध्वनि के अगर सभी जो वीडियो है अगर आपने देख लिए हैं तो और नोट्स भी बना लिए होंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।